कितने लोग बाहर हैं? अभी हैं काफी। चलो अब थोड़ा सा रिवीजन देख लें। अपन ने कल प्रभाविता का नियम पढ़ा था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, प्रभाविता का हमने नियम कल पढ़ा था और हमने देखा था कि मेंडल का जो ये प्रभाविता का नियम है, इसके विरुद्ध दो अपवाद होते हैं। कौन कौन से? अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकंप्लीट डोमिनेंस, और दूसरी सह प्रभाविता। कल हमने यह बात की थी कि प्रभाविता के दो अपवाद हैं, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता किन में देखी जाती थी? मिराबिलिस में और स्नैपड्रैगन, जल्लबास, गुलब्बास। ठीक है भाई। तो अपूर्ण प्रभाविता अपन ने देखा था और अपन ने देखा था कि जो अपूर्ण प्रभाविता है उसकी F2 पीढ़ी का लक्षण प्ररूप और जीनी प्ररूप अनुपात क्या था? सेम, 1:2:1। तो कल अपन ने अपूर्ण प्रभाविता तक देखा था। तो आज हम भाई प्रभाविता का दूसरा अपवाद पढ़ेंगे, सह प्रभाविता। ठीक है भाई। हाँ, सेटल हो जाओ सब। अब तो कोई नहीं रहा बाहर। हाँ, क्लास चल गई भाई सबकी। हाँ, इनकंप्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। हाँ, तो आज हम किसकी बात करेंगे? सह प्रभाविता की। उससे पहले अपन ने एक चीज देखी थी। सह प्रभाविता समझने से पहले मैंने आपसे बात कहा था कि हम लोग किसकी बात करेंगे? मानव में एबीओ रुधिर समूह की। ठीक है ना? हमारे अंदर जो एबीओ रुधिर समूह होता है वो कितना लक्षण है? एक। और मेंडल वंशागति के अनुसार एक लक्षण को कितनी जीन नियंत्रित करेगी? एक जीन। तो इस एबीओ रुधिर समूह को भी एक ही जीन नियंत्रित करती है, आई जीन। कौन से गुणसूत्र पर मौजूद? 9। अरे जितने लोग भी क्लास के बाहर हैं हाथ ऊपर करो। जोक था, हंसना होता है। जोक मारो। हंसते जीवन में हंस जरूरी है। कौन से गुणसूत्र पर होती है? 90 गुणसूत्र पर। ठीक है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एक लक्षण है, उसे एक जीन नियंत्रित करती है, आई जीन, जो कौन से गुणसूत्र पर है? 9। अब ये जो आई जीन है, सामान्यतः मेंडल के अनुसार एक जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं? 2। लेकिन यहां पर इस जीन के 3 युग्म विकल्पी होते हैं। और जब एक जीन के 2 से ज्यादा युग्म विकल्पी होते हैं तो वो किसका उदाहरण? बहुविकल्पिता, जिसे हम अंग्रेजी में तो कहते हैं मल्टीपल एलेलिज्म। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसका उदाहरण है? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसका उदाहरण है? सह प्रभाविता और बहुविकल्पिता, मतलब कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलेलिज्म। अब 3 अलेल्स हैं भाई, क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी, वो उधर से मैसेज कर रहे हैं। अब 3 अलेल्स कौन कौन से होते हैं? 3 युग्म विकल्पी, आई ए, आई बी, स्मॉल आई या आई 0। तो जब एक जीन के 2 युग्म विकल्पी थे तो उसमें एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होगा। इसमें 3 है, इसलिए ए और बी ये दोनों क्या होते हैं? प्रभावी। और ये कैसा होगा? अप्रभावी। तो एक चीज तो मुझे बता दो, हमेशा जब कभी भी दिमाग में प्रभावी युग्म विकल्पी आए, प्रभावी का मतलब? शाबाश। प्रभावी मतलब जो शुद्ध और संकरित दोनों अवस्था में अभिव्यक्त हो, और अप्रभावी केवल शुद्ध। अप्रभावी मतलब बेचारी, केवल किस अवस्था में? शुद्ध अवस्था में। तो ये अपन ने कल यहां तक देखा था। अब नेक्स्ट सवाल, जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये जो हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसमें लक्षण प्ररूप फिनोटाइप्स कितने होंगे? 4। जितने ब्लड ग्रुप उतने लक्षण प्ररूप। तो आपके पास ए, बी, ए बी और ओ, ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं। तो आपको याद भी रखना है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में कितने लक्षण प्ररूप होंगे? 4 होंगे। अब खेल किसका है? जीनी प्ररूप बनाने का। हाँ, होंगे तो 6, बिल्कुल सही, बट बनाएंगे कैसे? ए प्रभावी है या अप्रभावी?
प्रभावी है मतलब कौन कौन सी अवस्था में? शुद्ध और संकरित दोनों में। शुद्ध IA, संकरित IA स्मॉल आई। बी भी प्रभावी है, शुद्ध और संकरित दोनों में। शुद्ध IB, संकरित IB स्मॉल आई। अब नई चीज, ए भी प्रभावी है, बी भी प्रभावी है, दोनों प्रभावी है, दोनों साथ में प्रभावी AIA। ये तो मेंडल ने नहीं बताया। मेंडल ने तो हमको बताया कि जब एक प्रभावी होती है, एक अप्रभावी होती है। अपूर्ण प्रभाविता में अपन ने क्या पढ़ा? कोई नहीं होता, और F1 में इसलिए कोई जनक लक्षण भी नहीं आता। और सहप्रभाविता में दोनों प्रभावी एक साथ अभिव्यक्त होती है। तो ये किसका उदाहरण है? सहप्रभाविता, दोनों एक साथ प्रभावी। और O क्या होती है? अप्रभावी, यानी रिसेसिव। केवल कौन सी अवस्था? शुद्ध अवस्था, स्मॉल आई। तो जीनी प्ररूप कितना हो गया? तो AB और रुधिर समूह में कितने लक्षण प्ररूप होंगे? 4। और कितने जीनी प्ररूप होंगे? 6। 4 होंगे लक्षण प्ररूप, 6 होंगे जीनी प्ररूप। अब 2-3 चीजें याद रखनी है। क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं अपन। क्वेश्चंस 2 तरह के आ सकते हैं ब्लड ग्रुप पे। या तो माता पिता का ब्लड ग्रुप दे रखा होगा, बच्चों का पूछेंगे, या बच्चों का ब्लड ग्रुप दे रखा होगा, माता पिता का पूछ सकते हैं। 2 ही तरह के सवाल बना सकते हैं ये। अब सुन लो, अगर किसी भी व्यक्ति का O ब्लड ग्रुप दे रखा होगा तो उसमें हम क्या अवस्था लेंगे? शुद्ध। O ब्लड ग्रुप का मतलब जीनी प्ररूप क्या लोगे? स्मॉल आई। AB ब्लड ग्रुप है, AB ब्लड ग्रुप का जीनी प्ररूप क्या लोगे? IB। प्रॉब्लम है कि सर ये A और B ब्लड ग्रुप में तो दो जीनी प्ररूप हैं, शुद्ध और संकरित। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा गया, मतलब एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A है या एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप B है, सिर्फ दे रखा है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सी अवस्था लेके चलोगे? सबका कारण होता है क्यों। सबका क्यों होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने सर कह दिया कि सर ठीक है संकरित। क्यों भी तो सर, क्यों संकरित ले, क्यों शुद्ध नहीं ले? क्योंकि क्या होता है, अगर मैं 100 व्यक्ति जिनका ब्लड ग्रुप AB है उनको इकट्ठा करूं और उनका जीनी प्ररूप अध्ययन करूं, तो 100 में से 70 या 80 व्यक्तियों का जीनी प्ररूप संकरित ही आएगा। क्यों? क्योंकि जैव विकास के हिसाब से यह बेहतर जीनी प्ररूप है। क्यों? अगर आप शुद्ध A और शुद्ध B ब्लड ग्रुप लेते हो, मान लो कि माता का ब्लड ग्रुप शुद्ध A है, पिता का ब्लड ग्रुप शुद्ध B है, तो संतति में बच्चों में केवल AB ब्लड ग्रुप ही आएगा। बच्चों में और कोई ब्लड ग्रुप आने की संभावना ही नहीं होगी। लेकिन अगर संकरित ब्लड ग्रुप होंगे माता पिता के, तो सारे तरह के ब्लड ग्रुप आने की संभावना रहेगी। तो एवोल्यूशन, जैव विकास क्या चाहता है? एक ही चीज आए या अलग अलग तरह की चीजें आए? अलग अलग तरह की चीजें आए। इसलिए बाय डिफॉल्ट कौन सा जीनी प्ररूप लोगे? ये वाला। ठीक है भाई, क्लियर है ती चीज। अब क्वेश्चन करो, साथ साथ करेंगे। माता का ब्लड ग्रुप ले लो A, पिता का ब्लड ग्रुप लो B, और बताओ संतति में कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। हाँ भाई, आपका भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, बहुत बढ़िया, संकरित लेना है, सही बात है। हाँ, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज की रैंक कैसे आएगी? ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज की रैंक जब आएगी ना, तो वो ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स मिलाकर आएगी। ठीक है बेटा, चलो, चारों संभव है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। माता का रुधिर समूह A है, ये जीनी प्ररूप। पिता का रुधिर समूह B है, ये जीनी प्ररूप। 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, IA स्मॉल आई, IB स्मॉल आई। क्रॉस करोगे तो बच्चों में आपके पास AB ब्लड ग्रुप, A, B और O सब आएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं इस क्वेश्चन में, तो किसी को कोई डाउट नहीं है, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। मैंने कहा पिता का रुधिर समूह B है और माता का रुधिर समूह AB है। पिता का रुधिर समूह B, माता का रुधिर समूह AB, संतति में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं आ सकता? ठीक है, सेम क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ सकते हैं। उसमें पूछा गया
कि पिता का ब्लड ग्रुप ज्ञात नहीं है। ठीक है, पिता ज्ञात है, पिता का ब्लड ग्रुप ज्ञात नहीं है। ठीक है, हां, पिता का ब्लड ग्रुप ज्ञात नहीं है और माता का ब्लड ग्रुप AB है। इस आधार पर भी संतति में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं आ सकता? O। तो लॉजिक याद रखना है कि कोई भी जनक, किसी भी जनक में अगर यदि ब्लड ग्रुप AB आएगा तो बच्चे में O नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि O के लिए 2 छोटे आई चाहिए। मान लो इधर पिता से आ भी जाए या आ भी जाए, यहां से नहीं आ सकता। तो किसी भी जनक का, किसी भी पेरेंट का ब्लड ग्रुप यदि AB आ जाए तो बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं आ पाएगा? O नहीं आ पाएगा। अब एक उल्टा क्वेश्चन कर लेते हैं। बच्चों का ब्लड ग्रुप मैंने आपको दे रखा है। अब मैंने आपको कहा बच्चों में केवल A और B ब्लड ग्रुप है। बच्चों में केवल कौन सा ब्लड ग्रुप है? A और B। और इस आधार पर आपको पेरेंट्स का या जनक का ब्लड ग्रुप बताना है। ऑप्शंस में दे देता हूं, A और B, B और AB, O और AB, और A और AB। उधर सबका आंसर C आ गया। आसान है, बस याद रखना बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप आ रखा है, A और B। अगर जनक A और B लेके चलोगे तो बच्चों में चारों ब्लड ग्रुप आएंगे। चारों तो नहीं आने चाहिए, केवल A और B आने चाहिए। सेकंड और फोर्थ केस का क्रॉस करोगे तो भी AB आएगा। लेकिन ये जो केस है IA, IB और I, तो इसमें जब आप क्रॉस करोगे तो बच्चों में केवल कौन से ब्लड ग्रुप आएंगे? A और B। तो आंसर आपके पास क्या होगा? 2 ही तरह के सवाल आ सकते हैं, उसके अलावा ब्लड ग्रुप पे सवाल वो बना ही नहीं सकते हैं। माता पिता का ब्लड ग्रुप देंगे, बच्चों का पूछ लेंगे, बच्चों का पूछा जाएगा और इसके आधार पर माता पिता का ब्लड ग्रुप आएगा। ठीक है भाई, तो अब देखो अपन ने ये जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात की है, ध्यान से सुन लेना। अब ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में अब कैसे पॉइंट्स बनाओगे? ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम किसका उदाहरण है? सहप्रभाविता का। और किसका उदाहरण है? बहुविकल्पिता। बहुविकल्पिता जिसे अपन कहते हैं मल्टीपल एलेलिज्म। इसमें लक्षण प्ररूप कितना होगा? 4 होंगे लक्षण प्ररूप यानी फिनोटाइप्स। और कितने जीनोटाइप्स? 6 आपके पास जीनोटाइप्स होंगे। ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है। एक चीज और याद रखना, कभी कभार वो ठीक है, बहुविकल्पिता में कभी भी आपको जीनी प्ररूप की संख्या पूछ ली जाए, जैसे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में कितने आ रहे हैं? 6 जीनी प्ररूप आ रहे हैं। अगर जीनी प्ररूप की संख्या ज्ञात करनी हो तो एक सूत्र है N+1/2। लेकिन यह केवल किसके लिए काम करेगा? बहुविकल्पिता। तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में कितने बहुविकल्पी हैं? 3 है। तो N की जगह 3 डालो, आंसर क्या आएगा? 6। जीनी प्ररूप कितने आएंगे? 6। इसमें ये N क्या है? हाँ, जीन नहीं है बेटा, जीन तो एक ही है, बहुविकल्पी हैं। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में जीन कितनी है? 1। याद रखना, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जीन कितनी है? 1। उसके युग्म विकल्पी कितने थे? 3। तो N जीन की संख्या नहीं है, 1 3 डालोगे, कितनी संख्या है? युग्म विकल्पी की संख्या है 3। तो अब देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हमने प्रभाविता देखा, प्रभाविता के 2 अपवाद देख लिए, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता। अब एक चीज ध्यान से, अब यहां पर मेरे पास एक क्रॉस आता है, परीक्षण क्रॉस या टेस्ट क्रॉस। अब ये सुन लेना, इसमें गलतियां करते हो आप लोग काफी। सबसे पहली चीज तो आप एक उद्यान मटर के खेत में गए, ठीक है, उद्यान मटर के खेत में आपने देखा 100 पादप है, 70 लंबे हैं लगभग और 30 बोने हैं।
जो भी 30 बोने पादप आपने देखे उसका जीनी प्रारूप क्या होगा पता है? स्मॉल टी। भाई बोने पादप का जीनी प्रारूप स्मॉल टी के अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो जो भी बोने पादप हैं, अप्रभावी लक्षण हैं, देखते ही आपको मालूम चल गया ये स्मॉल टी है, उसका जीनी प्रारूप पता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 70 लंबे पादप हैं वो शुद्ध भी हो सकते हैं और संकरित भी हो सकते हैं, मतलब देखकर उनका जीनी प्रारूप पता नहीं कर सकते। तो एक प्रभावी लक्षण का जीनी प्रारूप ज्ञात करना पड़ेगा, और प्रभावी लक्षण का जीनी प्रारूप ज्ञात करने के लिए किया गया क्रॉस, ठीक है। टेस्ट क्रॉस को मैं 3 भागों में बांट रहा हूं, मैंने अभी सिर्फ पहला भाग बताया है कि टेस्ट क्रॉस, ये अपने आप गिरा या गिराया गया? हां, टेस्ट क्रॉस के माध्यम से सबसे पहली चीज अपन क्या पता कर रहे हैं? प्रभावी लक्षण का जीनी प्रारूप। ठीक है, क्योंकि प्रभावी लक्षण देखकर आपको पता नहीं चलेगा कि वो शुद्ध है संकरित। अब दूसरी चीज जो गलती होती है, प्रभावी लक्षण का जीनी प्रारूप F1 पीढ़ी पर पता करना चाहोगे, F2 पीढ़ी पर पता करना चाहोगे, दोनों पर? क्वेश्चन सुन लो, ये क्वेश्चन आ रखा है नीट में, और मेरे ख्याल से 2017 या 15 में आया था और गलत करके आए थे बच्चे। क्यों? क्योंकि उसमें मॉड्यूल के हिसाब से लोगों ने पढ़ाई की थी। सुन लो, अब मेरा सवाल है, टेस्ट क्रॉस के माध्यम से आप प्रभावी लक्षण का जीनी प्रारूप किस पीढ़ी पर ज्ञात करोगे? F1, F2 या दोनों? कितने लोग F1, कितने लोग F2, कितने लोग दोनों? अच्छा, आप लोग नहीं देख रहे इनको, ये नहीं देखने लायक कोई भी। जवाब है F2 और F2, ये साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि जब अपन दूसरे मॉड्यूल पढ़ते हैं तो उसमें तो F1 का परीक्षण क्रॉस दे रखा होता है, इसलिए कंफ्यूज। अब सुन लो वापस सारे कारण। टेस्ट क्रॉस के माध्यम से प्रभावी लक्षण का जीनी प्रारूप ज्ञात करेंगे F2 पीढ़ी पर। ठीक है, क्यों, कैसे? सुनो, अब एक संकर संकरण क्रॉस होता है, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ये क्रॉस होता है। F1 पीढ़ी आती है कैपिटल टी, और F2 पीढ़ी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F2 पीढ़ी आती है। आपने क्रॉस करा, लेबोरेटरी में मैंने आपको सारा प्रयोग करने के लिए दिया, आपने शुद्ध लंबे पादप लिए, शुद्ध बोने पादप लिए, क्रॉस करवाया, F1 पादप में सारे के सारे 100 पादप मिले, 100 के 100 क्या होंगे? लंबे, और 100 के 100 का जीनी प्रारूप क्या होगा? संकरित। पता है ना आपको? पता क्या करोगे इसमें? F1 पीढ़ी पर सारे के सारे लंबे आए, सबका जीनी प्रारूप क्या है? संकरित। तो पता क्या करोगे? F2 पीढ़ी में जब 3:1 का अनुपात आएगा, उसमें जो 70 लंबे पादप आएंगे उनका जीनी प्रारूप शुद्ध और संकरित दोनों हो सकता है। उसका लक्षण जीनी प्रारूप पता करना पड़ेगा F2 पीढ़ी पर, साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। हां, इसका मतलब यह नहीं है कि सर हम F1 का लक्षण टेस्ट क्रॉस कर नहीं सकते, करोगे।
F1 का टेस्ट क्रॉस कर सकते हो, करोगे भी, और आंसर पहले से पता होगा। अगर आपको ज्ञात करना है तो वो किस पीढ़ी पे करोगे? क्योंकि F2 पर ही तो दोनों अवस्थाएं आ रही हैं, तो ज्ञात किस पीढ़ी पे करोगे? F2 पीढ़ी पर। कैसे करते हैं? तो टेस्ट क्रॉस बनता क्या है? टेस्ट क्रॉस में प्रभावी जीनी प्ररूप, प्रभावी जीनी प्ररूप को अप्रभावी जनक के साथ। अब एक चीज है, जब कभी भी आप जनक के साथ क्रॉस करते हो, पेरेंट से क्रॉस करोगे जब किसी को भी, तो वो एक प्रकार का बैक क्रॉस बन जाएगा। टेस्ट क्रॉस भी एक प्रकार का क्या हो गया भाई? बैक क्रॉस तो हो गया, क्योंकि इसमें आपने जनक से क्रॉस कर दिया उसको। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? प्रभावी लक्षण का जीनी प्ररूप ज्ञात करना। किस पीढ़ी पर? F2 पीढ़ी पर। ठीक है, तो अब वापस सुन लो। कितने टेस्ट क्रॉस के माध्यम से हम पता कर रहे हैं प्रभावी लक्षण का जीनी प्ररूप। प्रभावी लक्षण F1 में भी आता है, F2 में भी आता है, लेकिन जीनी प्ररूप F1 में तो केवल संकरित ही आएगा। तो आपको पहले से पता होगा, उसका जीनी प्ररूप ध्यान रखने की जरूरत नहीं है ज्ञात करने की। F2 में शुद्ध भी आएगा, संकरित भी आएगा, इसलिए इसका जीनी प्ररूप ज्ञात करना पड़ेगा। तो प्रभावी जीनी प्ररूप क्या हो सकता है? शुद्ध या संकरित दोनों? भाई शुद्ध भी हो सकता है, संकरित भी हो सकता है। इसको किससे क्रॉस करोगे? अप्रभावी जनक से। तो अगर प्रभावी जीनी प्ररूप शुद्ध होगा, यदि प्रभावी जीनी प्ररूप शुद्ध होगा, तो परीक्षण क्रॉस का अनुपात क्या आएगा? सारे लंबे। और अगर F1 पीढ़ी, अगर प्रभावी जीनी प्ररूप संकरित है, उसका परीक्षण क्रॉस करोगे तो अनुपात क्या आएगा? 1:1 आएगा। तो अब क्वेश्चन आ जाए कि F1 पीढ़ी का परीक्षण क्रॉस अनुपात क्या होगा? तो 1:1, क्योंकि F1 पीढ़ी आएगी ही क्या? संकरित। F1 पीढ़ी संकरित है, तो F1 पीढ़ी का आप परीक्षण क्रॉस अनुपात करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 1:1। लेकिन इसमें ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। जीनी प्ररूप ज्ञात करने की जरूरत किस पर है? F2 पीढ़ी पर। ठीक है भाई, क्लियर है चीज? पक्का कंफर्म? F2 पर यह होगा जीनी प्ररूप, एक प्रकार का बैक क्रॉस है। और पता किस पर करोगे प्रभावी लक्षण का जीनी प्ररूप? F2 पीढ़ी पर। लेकिन F1 का परीक्षण क्रॉस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1:1, क्योंकि F1 किस अवस्था में होगी? संकरित अवस्था में होगी। क्लियर? पक्का सबको? अब ये तो टेस्ट क्रॉस देख लिया अपन ने। अब मेंडल का एक दूसरा नियम आता है, और जिसे अपन कहते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो, 3 नियम पढ़ेंगे मेंडल के अपन। कैपिटल, ऐसा स्मॉल टी क्यों लिया? किसी ने पूछा भाई, किसी ने पूछा है सर परीक्षण क्रॉस में अपन ये अप्रभावी जनक से क्यों क्रॉस करते हैं, है ना? हमेशा याद रखना, जनरली किस लक्षण का प्रभाव दिखाई देगा? प्रभावी का या अप्रभावी का? प्रभावी का दिखाई देगा। अब अगर आपको किसी प्रभावी लक्षण का प्रभाव देखना है, तो उसको एक दूसरे प्रभावी लक्षण के साथ क्रॉस करके देखोगे, या एक ऐसे पादप के साथ क्रॉस करके देखोगे जिसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है? यह बहुत भारी भाषा है, सुनो। आपको एक शेर की ताकत देखनी है, एक शेर की। ये शेर है मेरे पास, ये इनकी ताकत देखनी है। तो इनकी ताकत देखनी है तो इनको इन्हीं के जैसे व्यक्ति से लड़वाओगे या एक कमजोर व्यक्ति से लड़वाओगे ताकि इनकी ताकत देख सको? लॉजिक, इनकी ताकत देखनी है। उद्देश्य समझो आप, ऐसा नहीं है कि मेरे को तो बराबर कंपटीशन चाहिए, नहीं ये भी चाहिए, नहीं। उद्देश्य यह है कि मुझे इनकी ताकत देखनी है। तो इनकी ताकत की अभिव्यक्ति तो इनके बराबर से मिलाऊंगा तो दोनों बराबर लड़ लेंगे। मुझे पता ही नहीं चलेगा कि इनकी ताकत लगी या उसकी लगी। इस व्यक्ति की ताकत पता करने के लिए मुझे एक ऐसे व्यक्ति से लड़ाना पड़ेगा जिसकी खुद की कोई ताकत ना हो, तभी तो 10 मुक्के खाए।
तो 10 मुक्के मैं 5-5 तो नहीं मारे होंगे ना, इन्होंने ही 10 मारे होंगे ना, उसने तो बेचारे ने खाए होंगे। तो आपको मालूम चल गया 10 मुक्के पड़े, इनके 10 थे। तो प्रभावी लक्षण का जीनी पे रूप टेस्ट क्रॉस से पता करना है, उसका प्रभाव पता करना है। तो उसको किससे क्रॉस करवाओगे? जिसमें खुद में कुछ नहीं हो, अप्रभावी जनक, है ना। अप्रभावी जनक क्यों लिया सर? प्रभावी जनक जब लेते हैं ना तो उसे आउट क्रॉस कहते हैं। उसका भी कारण है सर, आउट क्रॉस क्यों करते हैं? एक क्रॉस किया मैंने, एक क्रॉस करके एक पादप मिला। देखो सबका एक ऑब्जेक्टिव तो पता होना चाहिए कि सीख हम क्यों पढ़ रहे हैं। आज आपको खेती बाड़ी करने जाना पड़े, खेती करनी पड़े आगे चल के, ऑर्गेनिक, तो जेनेटिक्स के प्रिंसिपल से काम आएंगे। आपने देखा एक फसल खराब हो गई मेरी, मैंने क्रॉस कराया, कैसी फसल आई, इसको कीट भी लगते हैं, इसको पीड़क भी लगते हैं, और इसकी उत्पादकता भी कोई काम की नहीं, कोई काम का नहीं है, निकट्टू है। तो क्या करते हैं जब कोई काम का नहीं होता, निकट्टू में क्या करते हैं? उसको कोशिश क्या करते हैं, तू यार तू अच्छी संगत में रहे, बेहतर लोगों के साथ रहे, अच्छे विद्वानों के साथ रहे, तो तू भी कुछ सीखेगा। तो जिसकी गुणवत्ता हो गई खराब, F1 पीढ़ी नई नस्ल खराब निकली, तो उसको आप एक सुपीरियर जनक से क्रॉस करोगे, एक ऐसे जनक के साथ, एक ऐसे प्रभावी लक्षण के साथ जो उसके साथ उसके लक्षण बेहतर हो सके। तो उसमें आपने F1 को प्रभावी, देखो अच्छा लक्षण क्या होगा? प्रभावी। खराब लक्षण क्या होगा? अप्रभावी। तो अच्छा लक्षण मतलब सुपीरियर जनक यानी प्रभावी जनक से क्रॉस करोगे, आउट क्रॉस। ठीक है, क्लियर समझ? उधर भी ये बोलिए। हाँ, रेसिप्रोकल क्रॉस अभी कहां बताऊंगा, आगे बताऊंगा जब कोशिका द्रव्य वंशागति पढ़ेंगे, अभी बीच में नहीं आएगा। तो खैर हम किसकी बात कर रहे थे? पृथक्करण। 3 नियम थे मेंडल के, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। 3 नियम होते हैं। प्रभाविता के विरुद्ध अपवाद होते हैं 2, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता। आगे स्वतंत्र अपव्यूहन पढ़ेंगे, उसके अगेंस्ट भी एक्सेप्शन होगा, सहलग्नता अपवाद होगा। एकमात्र ऐसा नियम मेंडल का जिसके विरुद्ध कोई अपवाद नहीं होता, वो पृथक्करण है। तो ये सार्वत्रिक रूप से मान्य है। पहला लक्षण तो आ गया कि ये यूनिवर्सली वैलिड है। अब काफी बार बोलते हैं सर वो अपन असगुणिता पढ़ते, एन्यूप्लॉइडी, 2n+1, 2n-, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, तो उधर भी होता है सर वो तो उसका अपवाद है क्योंकि उसमें पृथक्करण नहीं होता। सही, लेकिन असगुणिता सामान्य अवस्था है या एक विकार है? तो कोई विकार है, उसको इसका अपवाद पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ते। इसलिए प्रश्न आ जाए नीट में कि तीनों नियम में से कौन सा नियम है जिसके विरुद्ध अपवाद नहीं देखा जाता, तो पृथक्करण का नियम है। पृथक्करण के नियम को हम और किस नाम से जानते हैं? युग्मक शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि मान लो एक संकरित पादप है, तो इसमें जब युग्मक निर्माण होगा, इसमें जब किसका निर्माण होगा बच्चों? युग्मक का। तो युग्मक बनेगा तो कैपिटल टी अलग होगा और स्मॉल टी अलग होगा। मतलब जब युग्मक निर्माण हुआ तो युग्म विकल्पी आपस में मिश्रित हुए या अलग अलग हो गए? अलग अलग हुए, आपस में मिश्रण नहीं हुआ। तो भले ही संकरित पादप था लेकिन उसके युग्मक तो शुद्ध ही होंगे। इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं? युग्मक शुद्धता। और यह हमेशा काम करेगा, यह हमेशा काम करेगा क्योंकि जब भी युग्मक बनेंगे तो 2n से n और n होंगे और उस दौरान युग्म विकल्पी आपस में मिश्रित नहीं होते। कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों मिश्रित होते हैं क्या? नहीं, अलग अलग रहते हैं। इसे क्या कहेंगे? युग्मक शुद्धता का नियम। और यह सार्वत्रिक रूप से मान्य है, इसके विरुद्ध कोई अपवाद नहीं होगा। अब यहां तक तो चीज आसान थी क्योंकि अपन ने सिर्फ एक ही लक्षण की बात कर रहे थे, एक जीन की वंशागति, एक लक्षण की बात हो रही थी। अब हम क्या करेंगे भाई? अब हम 2 जीन की वंशागति की बात करेंगे। ठीक है, अब हम किसकी बात कर लेंगे? 2 जीन के। ठीक है, 2 जीन की वंशागति का मतलब है अब अपन द्विसंकर संकरण या डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। अब पहला सिस्टम मैंने ये बता भी रखा है पहले भी,
अब यहां से कोई भी जेनेटिक्स का प्रश्न बनेगा, जैसे आगे विकार बनेंगे, बीमारियां पढ़ेंगे, हीमोफीलिया, वर्णांधता, सिकल सेल अनीमिया, सगुणिता, असगुणिता, जितने भी विकार, सिंड्रोम्स, डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, कैसा भी सवाल आएगा उसको 3 स्टेप अप्रोच से सॉल्व करना है। सवाल अब जेनेटिक्स में कैसा भी सवाल आए, कुछ भी लिखा हुआ हो, आप उसको 3 स्टेप अप्रोच से सॉल्व करना, तो गलती नहीं होगी। कैसे? सबसे पहला स्टेप होगा कि आप जीनी प्रारूप ज्ञात करोगे। और जीनी प्रारूप का मतलब मैंने आपको बताया था क्या? शुद्ध या संकरित। जीनी प्रारूप देखो, दो चीजें करना, प्रभावी लक्षण दिमाग में, शुद्ध और संकरित दोनों अवस्था। अप्रभावी लक्षण शुद्ध अवस्था, जीनी प्रारूप शुद्ध या संकरित अवस्था। तो जीनी प्रारूप का मतलब है, पहले आप यहां पे पता कर लेना कि शुद्ध है या संकरित है। जीनी प्रारूप ज्ञात करने के बाद नेक्स्ट क्या बनाना होगा? युग्मक। और युग्मक बनाने का सूत्र 2 की पावर n, जिसमें n है संकरित या विषम युग्मजी की संख्या। और तीसरा, यदि क्वेश्चन में पूछा जाए तो वो क्रॉस होगा। ठीक है? अभी अरे प्रिया जी ने अभी एक क्वेश्चन पूछा, चलो आप लोग बताओ। ये अभी अपन ने देखा आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों एक प्रकार के बैक क्रॉस है। आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस बच्चा दोनों एक प्रकार के बैक क्रॉस है, क्योंकि दोनों में जनक से क्रॉस कर रहे हैं। टेस्ट क्रॉस में अपन ने अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाया और आउट क्रॉस में अपन ने प्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाया। अब ये तो ठीक है स्टेप्स, लेकिन अब कैसे यूज करेंगे? आओ मान लेते हैं मैं 2 जीन्स लेता हूं। ठीक है, मैंने 2 जीन्स ले ली, ए और बी। मैं जीनी प्रारूप खुद बना के दे रहा हूं। सबसे पहले तो आपको कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, ये एक जीनी प्रारूप बनाया। कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। ये 3 जीनी प्रारूप मैंने आपको बना के दे दिए पहले से। क्वेश्चन थोड़ा आसान, इतना आसान नहीं आएगा, वो अपन देखेंगे, बट जीनी प्रारूप मैंने आपको पहले से बना के दे रखे हैं। युग्मक बनाए सबके। इसमें कितने संकरित हैं? एक भी नहीं है। कितने युग्मक बनेंगे? एक। 2 की पावर 0 एक युग्मक बनेगा। यहां से ए लोगे, यहां से बी, सिर्फ ए नहीं, ए बी, ये एक युग्मक बना। इसमें कितने संकरित हैं? एक संकरित है। कितने युग्मक बनेंगे? 2। कौन से? कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी। इसमें कितने संकरित हैं? कितने युग्मक बनेंगे? कौन कौन से? कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये बेसिक्स है। अब इस पे क्वेश्चन क्या आ रखे हैं और क्या नहीं आ रखे हैं वो भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन करो साथ में। मैंने कहा एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति 2 जीन्स ए व बी के लिए विषम युग्मजी है। तो उसके शुक्राणुओं में ए बी जीनी प्रारूप का आराम से, बिल्कुल सही। एक व्यक्ति है जिसमें 2 जीन्स ए और बी, 2 जीन्स ए और बी के लिए वो विषम युग्मजी है, और उसके शुक्राणुओं में स्मॉल ए स्मॉल बी जीनी प्रारूप का प्रतिशत क्या होगा? शाबाश। ये तो अपन ने पहला सवाल किया है।
यहां से कोई भी सवाल आएगा, सबसे पहले क्या बनाना है? जीनी प्रारूप। कैसे? कितनी जीन्स हैं और दोनों क्या हैं? तो क्या जीनी प्रारूप बना? जिस दिन आप जेनेटिक्स में जीनी प्रारूप सही बनाने लग गए, सवाल गलत नहीं होगा। ये ए और बी दो जीन्स हैं, दोनों विषम युग्मजी हैं, ये जीनी प्रारूप। अब शुक्राणु मतलब युग्मक बनाने, कितने संकरित हैं? 2। कितने युग्मक बनेंगे? 4। कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। किसका पूछा है प्रतिशत? 4 में से एक बार आ रहा है, 1/4 25। इस क्वेश्चन को मैं और थोड़ा बना सकता हूं। कैसे? मैंने कहा एक व्यक्ति 3 जीन्स ए बी सी के लिए विषम युग्मजी है, ठीक है? अब सुनो, 2 जीन्स ली मैंने, अब आप 3 ले लो। तीनों जीन्स के लिए विषम युग्मजी है ए बी और सी, और उसमें स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, उस जीनी प्रारूप आने का प्रतिशत या अनुपात क्या होगा? 1/8। 1/8 12.5। बिल्कुल सही 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 भाई। 3 जीन, देखो अब आप 3 लो 4 लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैंने 3 जीन्स ले ली ए बी सी, तीनों विषम युग्मजी हैं, तो जीनी प्रारूप क्या बन गया? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब इसमें कितने संकरित हैं? 1 2 3। 3 संकरित है, कितने युग्मक बनते हैं? 8। तो ओरल निकाल लोगे, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी कितना आएगा? 8 युग्मक बना भी सकते हो वो फोक लाइन मेथड से, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आंसर आ जाएगा 1/8। एक और चीज सुन लेना, काफी बार जब हम टेस्ट सीरीज देते हैं तो उसमें ना 3 8 युग्मक या 16 युग्मक या बहुत सारे युग्मक बना सकते हो। नीट या जब कंपेटिटिव एग्जाम होता है ना, तो उसका एक नियम होता है। उसका एक नियम यह कहता है कि कोई भी क्वेश्चन, जब 180 क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं जिसके लिए 3 घंटे का समय है, इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको 3 मिनट से ज्यादा का समय लगेगा। यह सुन लेना और समझ लेना। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3 मिनट से ज्यादा का समय लग रहा है, तो या तो आप गलत अप्रोच से सॉल्व कर रहे हो या आप उस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए हो। क्योंकि जब क्वेश्चन बनाया जाता है कोई भी एंट्रेंस का, तो यह सोचकर नहीं बनाया जाता कि उसको 5 कैलकुलेट, कोई ऐसा नहीं है कि 8 मिनट लग रहे हैं 9 मिनट लग रहे हैं इतने कैलकुलेट, नहीं। नीट का पेपर हो, कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम का पेपर हो, उसमें आपको 3 मिनट से कम के ही समय में एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो एक मोमेंटम होता है नीट में, या कोई भी पेपर जब देते हो, एक मोमेंटम चीज क्या होती है सुन लो। आप एक पेपर कर रहे हो, जैसे आप शीट सॉल्व कर रहे हो, आपने पहला सवाल सही किया, दूसरा सवाल सही किया, तीसरा सवाल सही किया, चौथा ऑटोमेटिकली सही होगा। यह भी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जितना ज्यादा पेपर दोगे ना, आपको पहला सही किया, दूसरा सही किया, तीसरा सही किया, चौथा अपने आप सही होगा, क्योंकि पेपर का एक मोमेंटम है जो बन गया है आपका। लेकिन आपने पहला क्वेश्चन गलत किया, दूसरे क्वेश्चन में आपसे कैलकुलेशन सही नहीं हो रही, तो तीसरा सवाल आते हुए भी गलत होगा, क्योंकि आपका मस्तिष्क और आपका शरीर पूरा तीसरे क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पा रहा। वो किस में अटका हुआ है? पहले दूसरे में, कि यार पहला कैसे गलत हो गया, पहला क्यों नहीं आया, दूसरे में कैलकुलेशन क्यों नहीं आ रही। ये फैक्टर्स होते हैं जो एग्जाम में प्रेशर डालते हैं। पेपर जब आप पेपर एग्जाम में देते हो ना, वही पेपर मैं आपको बोलूं शाम को घर पे बैठ के दो, ज्यादा नंबर लाओगे ना आप। नीट का पेपर आपने देखा एक बार, तो जब अपन ने पिछली बार दिया था, वो सेम पेपर मैं आपको शाम को घर पे देता, तो आप ज्यादा नंबर लेकर आते ना। इसका मतलब वो पेपर इंटेलिजेंस आपकी टेस्ट नहीं कर रहा, आपको लग रहा है कि मेरी इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहा है। अरे इंटेलिजेंट तो आप हो, घर बैठ के ज्यादा नंबर ला रहे हो, लेकिन वहां पर बैठ के नहीं ला पा रहे, क्योंकि आप बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप संभाल नहीं पा रहे, पैनिक कर जाते हो, एक सवाल सही नहीं हो रहा, यार कैलकुलेशन ही नहीं हो रहा। एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं मैं, गलतियां क्या करते हैं। रोटेशनल मोशन है, घूर्णन गति है, टफ लगता है टॉपिक सबको। अब बच्चे क्या करते हैं बताओ, एक स्टूपिडिटी बताता हूं। साल भर हम कोशिश करते हैं और वो सवाल हमसे सही नहीं होता। एग्जाम में रोटेशनल मोशन का सवाल आता है ना, तो अटेम्प्ट करते हैं, क्या पता सही हो जाए। साल भर जो आपसे क्वेश्चन सही नहीं हो रहा,
वो एग्जाम के उस प्रेशर में जिसमें आपका सिलेक्शन निर्भर होगा या नहीं होगा, वो होगा, उसमें आप सही कर लोगे। तो बेटर ऑप्शन क्या है, उसको देखो और आगे मूव करो। फिर भी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्या पता हो जाए। अरे कैसे हो जाए, आते हुए तो हो नहीं रहे, नहीं आता हुआ कैसे हो जाएगा। ये स्मार्ट अप्रोच समझानी। 180 में से 180 नंबर लाने हैं क्या आपको? सवाल कट ऑफ कितना जाता है? अच्छे अगर आसान पेपर भी आता है बहुत, तो 605 नंबर पे सिलेक्शन होता है। 720 में से 650, मतलब कितना भी आसान पेपर हो, 10 से 15% पेपर ऐसा होता है जो अटेम्प्ट करने लायक नहीं है। यही तो आपको समझना पड़ेगा, ये मेरे को अटेम्प्ट करना है, ये मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है। एक क्वेश्चन अगर आपको डाउट लग रहा है तो उस पर अटको मत, आगे मूव कर जाओ। तो दिमाग ये नहीं सोचेगा कि यार मैंने पहले तो अटेम्प्ट ही नहीं किया, मैंने देखा ही नहीं, अगला मूव कर गया। तो नेवर गेट स्टक, कभी भी अटकना नहीं पेपर में। भाई ये नहीं हो रहा, मूव कर दिया। 3 मिनट से ज्यादा उस सवाल में लगाओगे तो वो सवाल तो खराब हुआ ही हुआ, उसके आगे का सवाल भी खराब हो जाएगा। तो ये नहीं करना है। नेवर गेट स्टक। एक नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, वापस देख लेंगे, टाइम बचेगा, मैं वापस आ जाऊंगा उस क्वेश्चन पर। इसलिए हमेशा मैं बताता हूं, हमेशा है ना 2 या 3 अप्रोच में पेपर होना चाहिए सॉल्व। पहली अप्रोच में जो आते हैं वो कर लो। भाई आधा घंटा मिला, 35 मिनट मिले, उसमें अपन ने 50 सवाल कर दिए, 60 सवाल सही कर दिए, ये मोमेंटम होगा। अरे यार तो सही, तो वो मोमेंटम आपको सेकंड स्टेज में मदद करेगा कि यार जो मैंने एक बार नहीं देखे अब वो भी सही हो जाएंगे। इसलिए टेस्ट दिया करो। टेस्ट नंबर के लिए नहीं देना है, इसलिए टेस्ट एक्सपेरिमेंट करना है। पहले क्या अटेम्प्ट करोगे, सोचा है? आधे लोग तो एग्जाम टाइम तक ये नहीं सोच पाते कि यार मैं पहले बायो अटेम्प्ट करूंगा, पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट करूंगा, पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, जिसको क्लैरिटी है उसको पता है, पर काफी ऐसे होते हैं जो अभी तक ये नहीं समझ पाते कि यार सर मेरे लिए बेटर क्या है। तो मैं बताऊंगा आपको बेटर क्या है आपके लिए, नहीं, वो आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा मेरे लिए बेटर क्या है। आपकी बायोलॉजी स्ट्रांग है तो पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करो, लेकिन बायोलॉजी में एक ड्रॉबैक है पहले अटेम्प्ट करने में। क्यों? 180 सवाल है, 50% पेपर बायोलॉजी का है। अगर आपको 1.5 घंटा लग गया बायोलॉजी में, मान लो 90 क्वेश्चंस में आपको 1.5 घंटा लग गया, तो साइकोलॉजी काम करती है उसमें कि यार 1.5 घंटा हो गया लेकिन एक ही सेक्शन हुआ है। उस समय ब्रेन ये नहीं सोचता कि मेरा आधा पेपर हो गया है, उस समय ब्रेन ये सोचता है कि यार फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों सेक्शन बाकी हैं और कम 1.5 घंटे का समय है। वो पैनिक सेट होता है। उस समय ब्रेन ये प्रोसेस ही नहीं करता कि यार 50% पेपर तेरा हो गया है। नहीं, ब्रेन क्या करता है, हर दुखियारी चीज है, खुश नहीं रहता ब्रेन, बहुत आसानी से खुश नहीं होता। हमको कुछ भी चीज खुशी होती है तो फटाफट ऐसी चीज आ जाती है जिससे लफड़ा हो जाता है। कपड़े अच्छे पहने और मेरे से कुछ अच्छा पहन के आ गया, ब्रेन वो कहते ना वो बहुत लफड़ा है, उसको खुश रखना पड़ता है बार बार, उसको बताना पड़ता है नहीं तू भी अच्छा लग रहा है, नहीं तो लग रहा है, तू लग रहा है ना, लेकिन इस तरह से। खैर, तो अच्छा ये 8 युग्मक अब ये बना लोगे ना फोक लाइन मेथड, तो कैपिटल ए अलग स्मॉल ए अलग करोगे, फिर इधर कैपिटल बी इधर स्मॉल बी, इसका कैपिटल बी इसका स्मॉल बी, सबके साथ। पर अगेन मैं बता रहा हूं, ये 8 युग्मक बनाने की नौबत एग्जाम में नहीं आएगी। टेस्ट सीरीज में आ सकती है, टेस्ट सीरीज में आपको है ना वो 4 भी दे सकते हैं, कैपिटल डी स्मॉल डी, तो 16 गैमीट्स भी बना सकते हो। लेकिन एग्जाम में 16 गैमीट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन देख के आंसर आप निकाल लोगे। भाई 8 करोगे, आंसर तो 1/8 आएगा, लेकिन आपको पता है इसमें 8 युग्मक हैं, वो ऑप्शन ही दे रहा है 1/8, 1/6, 1/2, 1/4। तो इसलिए ऑप्शन देखकर जवाब निकाल लोगे, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है चीज ये तो। चलो अब 1 मिनट, अब अपन मेंडल का क्या लेते हैं, द्विसंकर संकरण, यानी मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस लेते हैं। आओ एक बार, अब मुझे बताओ, मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस मतलब 2 जीन की वंशागति का अध्ययन करने के लिए कितने लक्षणों का अध्ययन किया? 2। कौन कौन से लक्षण लिए थे मेंडल ने? बीज का आकार और बीज का रंग। बीज के आकार में प्रभावी क्या था? गोल, अप्रभावी झुर्रीदार। बीज के रंग में प्रभावी पीला और अप्रभावी हरा। तो मेंडल ने लिए शुद्ध, गोल और पीले बीज। कैसे लिखूंगा, जीनी पे रूप बताओ। गोल भी शुद्ध है और पीले भी, कैपिटल आर कैपिटल वाई
कैपिटल वाई। ठीक है, फिर मेंडल ने इनको क्रॉस करवाया, शुद्ध, झुर्रीदार और हरे बीज। बनाओ जीनी पे बताओ फटाफट। स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब ध्यान से सुनना मैं क्या पूछ रहा हूं। अगर मैं झुर्रीदार और हरे के आगे शुद्ध नहीं लगाऊं, झुर्रीदार और हरे के आगे मैं शुद्ध नहीं लिखूं, तो जीनी प्रारूप यही रहेगा, क्योंकि झुर्रीदार और हरा अप्रभावी है। अप्रभावी के आगे शुद्ध लिखना जरूरी नहीं है। चलो, अब युग्मक, इसमें कितने संकरित हैं? एक भी नहीं। एक ही प्रकार का युग्मक आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। एक ही प्रकार का युग्मक आएगा, कौन सी पीढ़ी आई? F1। दिखने में क्या होंगे? सभी दिखने में गोल और पीले होंगे। फिर इनका स्वपरागन करोगे। F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए इसी को इसी से क्रॉस करोगे। कितने संकरित हैं? दो। कितने युग्मक? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इधर भी 4। सोलह कॉम्बिनेशन आएंगे F2 पीढ़ी में, जिसका लक्षण स्वरूप अनुपात, अब वो मैं लिख नहीं रहा, पता है आपको। 16 कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। 9:3:3:1। इसमें 9 क्या है? गोल और पीले। ठीक है, ये सबको आ गया। इसका जीनी प्रारूप भी निकाल सकते हो, 12, 24, 12, 12, 1। बट कोई नहीं पूछेगा उस पर, कोई जीनी प्रारूप नहीं पूछ रहा आपसे। बट ठीक है, 12, 24, 12, 12, 1। अब खैर सारा सवाल करते हैं एक एक करके। ये तो सबको अनुपात पता है, अब आओ क्वेश्चंस करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, एक द्विसंकरित गोल व लंबे पादप का क्रॉस झुर्रीदार व बोने पादप से करवाया गया। स्क्रीन साफ नहीं आ रही है, वीडियो की क्वालिटी। टेक्निकल टीम, बच्चों को स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है। लाइट से प्रॉब्लम होती है, उस पर रिफ्लेक्शन आता है। बहुत बढ़िया भाई, सबके जवाब उधर तो सही आ रहे हैं। आंसर 1/4 किस किस का नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं, जिसका आया तो बहुत बढ़िया। किन का नहीं आया? देखो, जिनका आंसर सही नहीं आया ना, उसका कारण क्या है कि उन्होंने पहले से अज्यूम कर लिया कि यह सवाल क्या पूछना चाहता है। जिसका आंसर 1/4 नहीं आया, उनकी गलती यह है कि वो ये मान के चल रहे हैं कि यह सामान्य द्विसंकर संकरण है और उसकी F2 पीढ़ी पूछी है। ठीक है, तो पहला उसूल यह है जेनेटिक्स में, पहले से कुछ मान के नहीं चलना, पहले से कुछ अज्यूम नहीं करना।
जो स्टेटमेंट है पढ़ते जाओ और कौन सी स्टेप अप्रोच, 3 स्टेप अप्रोच सॉल्व करना है। कुछ नहीं सोचना पहले से कि क्या पूछा गया है, एक एक करके पढ़ते हैं। आओ, कैसा पादप है? गोल और लंबा। लेकिन गोल और लंबे के आगे क्या है? द्विसंकरित। मतलब गोल और लंबे दोनों के लिए संकरित है। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये बना जीनी प्रारूप। इसको किससे क्रॉस करवाया? झुर्रीदार और बोने। स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल। इसके आगे शुद्ध लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह अप्रभावी है। पहला स्टेप ये सही हो गया, फिर सवाल गलत नहीं होगा। अब युग्मक बनाने हैं। कितने संकरित हैं? 2। कितने युग्मक बनेंगे? 4। कैपिटल आर, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी। 1 बनेगा। अब आप क्रॉस कर लो। क्या पूछा है क्वेश्चन में? गोल और बोने। गोल और बोने। कैसा भी क्वेश्चन पहले से अज्यूम नहीं करना। अच्छा, अब देखा जाए तो ये टेस्ट क्रॉस नहीं है डाई हाइब्रिड क्रॉस का। अब आप सोचो तो ये F1PD है संकरित, और इसको अप्रभावी जनक से क्रॉस करवाया है, तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस की F1PD का टेस्ट क्रॉस है। और अनुपात क्या आएगा? सब एक 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 आ रहे हैं। गोल और लंबा, गोल और बोना, झुर्रीदार और लंबा, झुर्रीदार और बोना। ठीक है भाई। क्या रहा है? गिल का GI। ठीक है भाई, तो आपके पास परीक्षण क्रॉस। इस क्वेश्चन से एक और चीज हमको मालूम चल गई। इस क्वेश्चन से एक चीज हमको क्या मालूम चल गई कि F2 डाई हाइब्रिड क्रॉस की F1PD का परीक्षण क्रॉस अनुपात क्या आएगा? 1:1:1:1:1। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे। अब ध्यान से, मैंने क्वेश्चन में आपको बोला है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस की कौन सी पीढ़ी? F2PD। डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2PD में 2 चीजें पता लगानी है। ठीक है। अच्छा, मोनेरा का रिवीजन भी करवाना है, किसी ने पूछा है। हाँ, अब यार आज क्या टाइम, आज अपना टाइम का क्लास का टाइम 1 घंटा 10 मिनट ही है, और 1.5 घंटे में अपन पूछा। हाँ कोई नहीं, अच्छा है, पढ़ के आया तो बहुत बढ़िया भाई। डाई हाइब्रिड क्रॉस द्विसंकर संकरण है। द्विसंकर संकरण की F2PD में 2 चीजें पूछी है मैंने आपसे। जनक लक्षण प्ररूप का अनुपात, गैर जनक लक्षण प्ररूप का अनुपात। और उधर ऑनलाइन, उधर क्या है? 2021 वॉच कोर्स, श्रुति जी ने पूछा। हाँ बेटा, ये तो 2021 एग्जाम के लिए ही है। एक जने ने पूछा, और सर नीट का फॉर्म कब आएगा? जब आएगा, जब बता देंगे, सबको मालूम चल जाएगा। हाँ बिल्कुल, मोनेरा प्रोटिस्टा कल एक साथ रिवीजन करेंगे उसका। देखो भाई, इसका आंसर अब जब इसका आंसर आएगा 10/16 या 5/8, और इसका आएगा आंसर 6/16। किन किन का आया? गुड, बढ़िया, बस कोई नहीं, समझ आना जरूरी है, फिर अपने आप कर लोगे आप सही। इधर ध्यान देंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2PD अनुपात क्या आता है? 9:3:3:1, यह अनुपात आता है। 9 क्या है?
गोल और पीले, गोल और हरे, झुर्रीदार और पीले, झुर्रीदार और हरे। जनक क्या यूज करते हैं अपन? गोल और पीले और झुर्रीदार और हरे। जनक पेरेंट्स क्या थे? गोल और पीले, झुर्रीदार और हरे। कितने गोल और पीले आ रहे हैं F2 में और कितने झुर्रीदार और हरे आ रहे हैं? तो जनक जैसे कितने आ रहे हैं F2 में? 10। जनक जैसे कौन नहीं है? 3 और 3 6। जो गोल और हरे हैं वो जनक जैसे नहीं है, झुर्रीदार और पीले जनक जैसे नहीं है। 6/16। आई बात समझ में? क्लियर तो हो गया करना कैसे? अब वो दिक्कत नहीं है कि पहली बार में नहीं हुआ, लेकिन समझ आ गई कैसे। जनक लक्षण पर रूप जनक ये रहे तो F2 पीढ़ी में जनक जैसे कितने हैं? 9 गोल और हरे और एक झुर्रीदार और हरा, मतलब गोल और पीले 10 जनक जैसे हो गए। और जो जनक जैसे नहीं है 3 और 3 6, तो 6/16। पक्का क्लियर भाई सबको? अब वो बता दूंगा लास्ट में, वो अभी आगे। हां अच्छा, अब आखिरी नियम मेंडल का, एक बार आखिरी नियम आता है मेंडल का, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहला प्रभाविता था, उसके अपवाद थे। दूसरा पृथक्करण था, उसका कोई अपवाद नहीं था। तीसरा नियम है अपने पास स्वतंत्र अपव्यूहन। सबसे पहली चीज, स्वतंत्र अपव्यूहन या जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम है ना बच्चों, ये किस पर आधारित है? डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण पर आधारित है। अब द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है, इसका मतलब ये नियम तभी काम करेगा जब कम से कम 2 जीन हो। ठीक है ना? एक जीन पर यह काम नहीं करता, एक संकर संकरण पर कम से कम 2 जीन्स होंगी तो यह स्वतंत्र अपव्यूहन काम करेगा। अब यह क्या कहता है? यह कहता है कि जब 2 जीन्स 2 अलग अलग लक्षणों का नियंत्रण कर रही हैं, जैसे बीज के रंग की जीन है, बीज के आकार की जीन है, 2 अलग अलग जीन है, 2 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन करती हैं तो का नियंत्रण करती हैं, तो वो दोनों जीन्स एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती, उंगली नहीं करती। ठीक है? एक जीन दूसरे जीन को प्रभावित नहीं करेगी। रंग बोलेगी मेरे को कोई लेना देना नहीं आकार से, आकार की जीन बोलेगी मेरे को कोई लेना देना नहीं रंग से। यह स्वतंत्र अपव्यूहन है। समझने में तो आसानी है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन कैसे करोगे? अच्छा, बैक क्वेश्चन नहीं आया वो भी बता दूंगा, 1 मिनट। अब सुनो, अब इमेजिनेशन का खेल है सारा, इमेजिन करना है आपको। मैंने पहली क्लास में बताया था जीन्स कहां पर पाई जाती हैं? क्रोमोसोम्स पर। मतलब जीन कहां पर पाई जाती हैं? गुणसूत्र पर। अब इमेजिन क्या करो, इमेजिन करो आप सब लोग जीन्स हो। ठीक है? हर एक जीन है, ये आकार की जीन, ये रंग की जीन, ये आरबीसी के आकार की जीन, सब। ठीक है? सब कोई ना कोई जीन है। वो त्वचा के रंग की जीन, देखो आप गोरे चिट्टे हैं, वो जो भी मतलब मान लेना है। खैर, आप सब लोग एक जीन हो और आप सब लोग जिस बेंच पर बैठे हो वो गुणसूत्र है। एनालॉजी है ना भाई? जीन्स कहां पर पाई जाती हैं? क्रोमोसोम्स पर। आप कहां पर बैठे हो? बेंच पर। अब इन बेंच पे ये 3 जने बैठे। अब अगर इनको क्या खुराफात सूझती है? सूझ सकती है, सूझनी भी चाहिए। इन्होंने ऐसे बेंच को हिलाया, ऐसे कौनी मारी, या बैग को अपना बोले मैं तो अपना बैग ऊपर रखूंगी, तो उससे ये दोनों प्रभावित होंगे कि नहीं? होंगे। लेकिन पीछे वाली बेंच वाले प्रभावित होंगे या नहीं? नहीं होंगे। इतना समझ आ रहा है? अब यही इमेजिन करना है, जब जीन्स अलग अलग गुणसूत्र पर हैं। भाई आप कुछ भी करो, आप कुछ भी करोगे तो आपके साथ बैठे हुए प्रभावित होंगे, आपके पीछे दूसरी बेंच पे कोई बैठे हुए प्रभावित होंगे क्या? नहीं। तो जो जीन्स अलग अलग गुणसूत्रों पर पाई जाती हैं वो एक दूसरे की उंगलियां घोंचे कर सकती है? नहीं कर सकती। तो स्वतंत्र अपव्यूहन कौन सी जीन्स दर्शाएंगी? जो अलग अलग गुणसूत्रों पर पाई जाती हैं।
जो अलग अलग गुणसूत्रों पर पाई जाती हैं वो स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाएंगी, मतलब वो कैसा अनुपात दर्शाएंगी? 9:3:3:1। तो स्वतंत्र अपव्यूहन कौन सी जीन्स दर्शाती हैं? जो भिन्न यानी डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर पाई जाती हैं। अच्छा, अब एक और चीज, भिन्न क्रोमोसोम्स का मतलब है, अलग अलग गुणसूत्र का मतलब है समजात गुणसूत्रों पर या असमजात गुणसूत्रों पर? हाँ, किस पर पाई जाएंगी? असमजात गुणसूत्रों पर। और जो जीन्स असमजात गुणसूत्रों पर होंगी, अलग अलग गुणसूत्रों पर होंगी, वो स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाएंगी, यानी किसका अनुपात दर्शाएंगी? तो इसका मतलब कौन सी जीन्स स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाएंगी? समजात गुणसूत्रों पर, समान गुणसूत्र पर। तो जो जीन समान गुणसूत्र पर हैं वही स्वतंत्र अपव्यूहन का अपवाद होंगी, जिसको हम सहलग्नता कहते हैं। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का अपवाद तो देखो, सहलग्नता के बारे में सिर्फ अभी देखो, आज अपने पास टाइम कम है, लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन क्या क्या याद रखना है। सबसे पहली चीज, जो भी जीन सहलग्न होंगी वो सेम गुणसूत्र पर होंगी या अलग अलग गुणसूत्रों पर? सेम गुणसूत्र पर। समजात गुणसूत्रों पर होंगी या असमजात गुणसूत्रों पर? समजात गुणसूत्र पर। तो लिंकेज के बारे में हमको मालूम चल गई। पहली चीज, जीन्स कहां पर पाई जाएंगी? सेम क्रोमोसोम। मतलब ठीक है। अब इस बेंच पे ये 4 जने हैं, इन दोनों के मध्य ज्यादा सहलग्नता है या इनके और इनके मध्य? जो पास पास है। भाई कौन से लोग जुड़े हुए हैं जो पास पास रहेंगे? तो जिन जीन्स के मध्य दूरी कम है उसमें सहलग्नता, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती रहेगी, इसलिए जीवन में दूरी नहीं रहनी चाहिए, लग्नता कम होती जाती है। ठीक है, तभी क्यों आता है ओ हो। खैर, तो दूसरी चीज का मतलब यह है कि सहलग्नता 2 प्रकार की हो सकती है। एक, जब जीन्स के मध्य डिस्टेंस बहुत कम हो तो मजबूत है, और जब जीन्स के मध्य दूरी ज्यादा हो तो कम है। तो इसका मतलब जो सहलग्नता की स्ट्रेंथ है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है? डिस्टेंस के। ठीक है, अभी पूरा नहीं करेंगे, अब इसके आगे की डिटेल्स, इस पे सवाल कैसे आएंगे, पूर्ण सहलग्नता क्या होती है, अपूर्ण सहलग्नता क्या होती है, वो अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है ना, अटेंडेंस वाले भी आ गए सब आपके। बट आज यहां तक क्लियर है। आज अपन ने रिवीजन नहीं कर पाए तो कल अपनी लंबी क्लास होगी, तो फिर कल अपन मोनेरा वाला रिवीजन भी करेंगे बक्से में लास्ट दिन में। ठीक है भाई, तो यहां तक कर लेना। डीपी भी मिल गई होगी, पीडीएफ वीडीएफ सबको टाइम पे मिल जाएगी भाई, वो ऑनलाइन ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, चलो कल मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।